हेलो स्टूडेंट। तो मैं फिर आज आप लोगों के लिए क्लास 11 कक्षा 11 का राजनीति शास्त्र लेके आई हूँ। इसके पहले मैं चैप्टर 1 11th का करवा चुकी हूँ, उसका सॉल्यूशन मैं करवा रही हूँ, तो वो मैं करवा चुकी हूँ। तो वो प्लेलिस्ट में है गाइस, तो आप ज़रूर उसको देख लेना। तो आज मैं आपको कक्षा 11 का दूसरा चैप्टर भारतीय संविधान में अधिकार करवाऊंगी। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग कैसे हैं? सभी अच्छे हैं ना? बिल्कुल स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टडी। भारतीय संविधान में अधिकार मुख्य बिंदु क्या है? 1928 में मोतीलाल नेहरू ने समिति के अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। किन्होंने उठाई थी? मोतीलाल नेहरू ने। कब उठाई थी? 1928 में उठाई थी, है ना? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद क्या है? वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया। तो आपसे ऐसे प्रश्न हो सकता है कि कितने ईस्वी में 42वां संशोधन किया गया था? तो आप क्या बोलोगे? 1976 में 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया। वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। तो मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 2000 में। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44 यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। नेक्स्ट, दक्षिणी अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ था। यानी दक्षिणी अफ्रीका का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो 1996 में लागू हुआ था। उसके बाद क्या है? इसे तब बनाया और लागू किया गया जब रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिणी अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। अनुच्छेद 16 के भाग 4, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। अनुच्छेद 21 में क्या है स्टूडेंट? अनुच्छेद 21 में क्या है कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता। तो जीवन तो जानते हैं, आपका जीवन और दैहिक स्वतंत्रता आपके शरीर के प्रति का संरक्षण किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये किस में है? अनुच्छेद 21 में है। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्रविद्रोही तत्वों से निपटने का एक अधिकार है। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि जिन लोगों पर विभिन्न अपराधों के आरोप हैं उन्हें भी पर्याप्त सुरक्षा मिले। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नौकरी नहीं दी जा सकती। अब हम इससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे ताकि समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया। तो क्या है? अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन रहता है। तो क्या है? सही है। अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ये भी सही है।
विश्व विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है? हर देश में नहीं होता, गलत है। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? किसी व्यक्ति को पर्याप्त समस्त अधिकार, कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, या संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें। प्रत्येक स्थिति के बारे में बताएं कि किस मौलिक अधिकार का उपयोग का उल्लंघन हो रहा है और कैसे। जैसे देखिए, राष्ट्रीय एयरलाइन के चालक परिचालक दल के ऐसे पुरुषों को जिनका वजन ज़्यादा है नौकरी में तरक्की दी गई, लेकिन उनकी ऐसी महिला सहकर्मी को दंडित किया गया जिनका वजन बढ़ गया था। उत्तर क्या है? इसमें महिलाओं के समानता के अधिकार का उल्लंघन है। प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी में तरक्की दी गई जबकि समान स्तर की महिलाओं को दंडित किया गया। तो ये क्या है गाइस? ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, एक निर्देशक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है जिसमें सरकारी नीतियों की आलोचना है। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या उल्लंघन किया गया? इस घटना में मौलिक अधिकार का उपयोग हो रहा है। इसमें निर्देशक के अपने को व्यक्त करने के अधिकार का उपयोग हो रहा है जो संविधान के 19वें अनुच्छेद में दिया गया है, यानी इसमें कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। एक बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए लोग अपने पुनर्वास की मांग करते हुए रैली निकालते हैं। तो इसमें आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट कि क्या हो रहा होगा? क्या उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है? चलिए देखते हैं। इस घटना में मौलिक अधिकार का उपयोग हो रहा है। अनुच्छेद 19 में अधिकार किसी उद्देश्य के लिए संगठित होने का उपयोग करके विस्थापित लोग संविधान रैली निकाल रहे हैं। अब है, आर्ध सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु माध्यम के विद्यालय चलाती है। अब इसमें देखिए, इसमें भी शिक्षा संस्कृति के अधिकार का उपयोग अनुच्छेद 29 और 30 के तहत किया जा रहा है, यानी हमारा अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा संस्कृति के अधिकार का उपयोग है। निम्नलिखित में कौन संस्कृति शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या है? तो शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के ही बच्चे उस संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं। सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे उनकी संस्कृति और धर्म में विश्वास से परिचित कराया जाए। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सके और उनके लिए विद्यालयों को आरक्षित कर सके। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक यह मांग कर सकते हैं कि उनके बच्चे द्वारा संचालन शैक्षणिक संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था में नहीं पढ़ेंगे। तो इसका क्या होगा गाइज? इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में संबंध को बताइए। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? नीति निर्देशक तत्व क्या है और मौलिक अधिकार क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में संबंध है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकार को संरक्षित करता है, यानी हमारा जो मौलिक अधिकार है वो क्या करता है? अधिकार को संरक्षित करता है। परंतु नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकता है। यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं
वैयक्तिक हित से ऊपर है। सरकार ये ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया। अब आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इसके प्रावधानों को संक्षेप में लिखिए। तो भारतीय संविधान में जो दिया गया अंतिम अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि यह अधिकार अगर संविधान में किए गए अन्य मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो यह अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। किस अधिकार को स्टूडेंट? संवैधानिक उपचार का अधिकार को। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में संबंध को बताइए। तो बताए अभी आपको, जैसे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे से पूरक के रूप में देखा जाता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्य और प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उस कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खासतौर से व्यक्ति के अधिकार को संरक्षित करते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी वह सरकार के इसमें आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन जैसे हम लोग किए अभी, भारतीय संविधान में निहित ऐसे अधिकार का वर्णन नहीं किया जा सकता जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में निहित ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, जैसे पर्याप्त जीवन यापन, महिला और पुरुष को समान काम की समान मजदूरी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार और बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसके विरुद्ध में क्या है? न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में लिखित लोगों के उद्देश्य और उनकी नीति क्या है? भारतीय संविधान में लिखित लोगों के उद्देश्य और उनकी नीति। उद्देश्य क्या है? लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाना। और नीति क्या है? समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन। भारतीय संविधान में लिखित राज्य के 3 नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? पहला, वे लक्ष्य और उद्देश्य को एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, और वे नीति जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं? समता का अधिकार क्या है? समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यक समूह के लोगों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में समता के अधिकारों में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान में समता के अधिकार में नागरिकों को निम्न अधिकार दिए गए हैं। पहला, कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, रोजगार में अवसर की समानता, पदवियों का अंत, छुआछूत की समाप्ति। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए? तो भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में नागरिकों को निम्न अधिकार दिए गए। पहला, आस्था और प्रार्थना की आज़ादी। दूसरा, धार्मिक मामलों के प्रबंधन और खास तरह की संस्थाओं में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार में नागरिकों को कौन से अधिकार दिया गया है? तो बंधुआ मजदूरों पर रोक, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी करने पर रोक। ये है हमारे भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समूह के लोगों को कौन से अधिकार दिए गए हैं? अल्पसंख्यकों की जो भाषा और संस्कृति का संरक्षण का अधिकार है उनको। अल्पसंख्यक अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का भी अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान में कौन से संवैधानिक उपचारों पर का अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार दिया गया है, मौलिक करने के लिए।
स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है? तो जैसे कि स्टूडेंट, स्वतंत्रता जो है कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। इसके अलावा पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। मजिस्ट्रेट ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं। अभय निवारक नज़रबंदी क्या है? तो सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपराध करने पर गिरफ्तार किया जाता है, पर इसके अपवाद भी हैं। समझाइए। जैसे सामान्यतः किसी व्यक्ति को मान लीजिए अपराध करने पर गिरफ्तार किया जाता है, पर इसके अपवाद है। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है या फिर वर्णित किए प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी होता है ना, नज़रबंदी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश का कानून व्यवस्था, शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसे बंदी बना सकती है। लेकिन निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। इसका समय है 3 महीना। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। तो इसी को जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसी को निवारक नज़रबंदी कहते हैं। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान किन 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा। कोई भी कानून किसी भी ऐसे कार्य को जो उक्त कानून को लागू होने से पहले किया गया हो अपराध घोषित नहीं कर सकता। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान उपचारों के अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा क्यों दी? अब देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है कि इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। प्रादेश या रीट किसे कहते हैं? कितने प्रकार के उनका वर्णन कीजिए। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रीट कहते हैं। यानी न्यायालय जो आदेश जारी करते हैं बच्चों, उसी को हम प्रादेश या रीट कहते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, रीट। तो अब हम देखें बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। परमादेश क्या है? यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तब वो परमादेश देता है। निषेध आदेश क्या है? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है और ऊपर की अदालतों यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करता है। चौथा क्या है? अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे
उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। उसके बाद क्या है, 5वां उत्प्रेषण रीट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। तो गाइज़ ये इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि मैं जब जब वीडियो अपलोड करूँ तो आप देख सको, और शेयर करें अपने दोस्तों को, लाइक कर दे। थैंक यू।